बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में है और बोर्ड में ये वाला जो टॉपिक है ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और इसमें कुछ एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में कुछ यूँ आएगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस ये सिंपल से इसकी स्टेटमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसको समझने के लिए मैंने बोर्ड पे दो प्लेट बनाई हैं। एक प्लेट पॉजिटिव प्लेट है, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। और हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये सारी प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, लेकिन जैसे इसके नीचे हम नेगेटिव प्लेट लेकर आते हैं तो ये सारा चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट की इनर सरफेस पे आ जाता है। अगर आप 3D में सोचें तो यूँ होगा कि सारा चार्ज इसकी इनर सरफेस पर होगा। इसी तरह नेगेटिव प्लेट के पास जब पॉजिटिव प्लेट नहीं होगी तो इसका नेगेटिव चार्ज भी पूरी प्लेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन इट्स आउटर सरफेस, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट है। लेकिन क्या होगा, जैसे ही आप लोगों ने इसके पास पॉजिटिव प्लेट लेकर आएंगे तो इसका चार्ज यूँ प्लेट पड़ी है तो सारा इसकी यूँ अपर सरफेस पे आ जाएगा। अब इस तरफ कोई चार्ज नहीं होगा और इसका सारा चार्ज लोअर सरफेस पे आ जाएगा। और ये वाली बातें जो अभी मैं कर रहा हूँ हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल के साथ गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन में भी स्टडी कर चुके हुए हैं। अब आप लोगों ने इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में एक टेस्ट चार्ज Q0 रख लेते हैं। अगर आप लोगों ने एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा है तो हमें पता है कि इस टेस्ट चार्ज पर ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस भी हैं और आपस में पैरेलल भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको शो हो रहा है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और वो फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई E/Q की इक्वल होती है। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स का फंडा पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फोर्स E/Q होती है। ये मैं बातें कर रहा हूँ जो पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ी थी। इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अगर हम इस चार्ज को अपवर्ड मूव करवाना चाह रहे हैं तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी जो इस फोर्स के इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी, तो हम इस चार्ज को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगी। ये बातें ऑलरेडी वही सारी बातें हैं बच्चे जो पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक में हैं। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक नहीं देखी उसकी वीडियो तो उसकी वीडियो देखेंगे तो इन सब बातों की आपको डिटेल नज़र आ जाएगी। मैं उससे थोड़ी आगे बात अब कर रहा हूँ। सपोज करते हैं बच्चों ये वाली प्लेट A है और ये वाली प्लेट B है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या ये वाला जो चार्ज प्लस Q0 चार्ज है ये प्लेट A से प्लेट B की तरफ खुद जा सकता है? ये वाला चार्ज प्लेट A से प्लेट B की तरफ खुद मूव करके नहीं जा सकता, बल्कि इस चार्ज को आपको खुद मूव करवाना पड़ेगा। जब इस पर आप खुद मूव करवा रहे हैं तो आप इस चार्ज पर क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, B हो रहा है ना। यानी प्लेट A से अगर हम इसको प्लेट B की तरफ लेकर जा रहे हैं तो हम इस चार्ज पर क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आप इस पर जो वर्क डन करेंगे वो हम अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं, वो वर्क डन इसके अंदर स्टोर हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ये बात समझ आ रही कि हम इस पर जो वर्क डन कर रहे हैं वो स्टोर हो जाएगा किस फॉर्म में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जिस तरह ये मार्कर है ना, इसको मैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फील्ड मूव करवाता हूँ तो मैंने इस पर जितना भी वर्क डन किया है वो इस के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये वाला जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो स्टोर हो रहा है किस फॉर्म में, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो डेल्टा U जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की सिंबल है। तो दोबारा सुने, ये चार्ज ऊपर खुद नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? सिंपल मीनिंग में इसको पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तो आपको इसको लेकर जाने के लिए इस पर वर्क डन करना पड़ेगा। जितना वर्क डन कर रहे हैं वही वर्क डन चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और हम लोगों ने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था कि अगर इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा V हो, यानी ये जो दो प्लेट्स हैं ना, अगर इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V की इक्वल हो और चार्ज हम Q0 मूव करवा रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने में उसका जो वर्क डन बनेगा वो Q0 इंटू डेल्टा V होगा। यानी वर्क डन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर में, Q0 इंटू डेल्टा V होगा, तो यही इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी B होगी। तो बच्चों समरी सारी बात की क्या है, जब इस चार्ज को A प्लेट से B तक आप लेकर जा रहे हैं तो आप लोगों ने इस पर जो वर्क डन किया है वो वर्क डन डेल्टा U की फॉर्म में इसके अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया।
और जो एनर्जी स्टोर हुई है वो Q0 इंटू डेल्टा वी होगी। अब यूँ माइंड में लेकर आएँ कि आपका चार्ज इस जगह पर चला गया हुआ है, और जब चार्ज इस जगह पर चला गया हुआ है तो ये वाली जो एनर्जी है ना, ये उसके अंदर क्या हो चुकी हुई है, स्टोर हो चुकी हुई है। यानी ये एनर्जी अब स्टोर होगी क्योंकि आपका वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, और ये एनर्जी डेल्टा यू है कौन सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अब जो इसी चार्ज को जब आप यहाँ से फ्री करोगे, इस चार्ज को जब यहाँ से हम फ्री करेंगे तो इसको नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी, तो ये चार्ज खुद मूव करके नीचे आएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये अट्रैक्शन की वजह से नीचे आ रहा है। किसकी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से। ये बात आप पल्ले बांध लें अपनी कि जब भी कोई बॉडी अट्रैक्शन की वजह से मूव करेगा, जब भी कोई बॉडी अट्रैक्शन की वजह से मूव करेगा, हमेशा वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। क्या गेन करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसको मैं अगर यहाँ से फ्री करूँ तो किधर मूव कर रहा है, नीचे मूव क्यों कर रहा है, इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर भी ये होता है कि जब ये चार्ज नीचे मूव करेगा तो ये अट्रैक्शन की वजह से मूव करेगा, क्योंकि इस पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी। तो नीचे आते हुए ये क्या गेन करेगा, काइनेटिक गेन करेगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, काइनेटिक अगर गेन करेगा तो फिर इस पोटेंशियल का ये क्या करेगा, लॉस करेगा। तो मैं कह सकता हूँ अगर इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करूँ कि ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन क्या होगा, जब चार्ज डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से नीचे आ रहा होगा तो इसके किस में लॉस आ रहा होगा, लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यानी उसकी लॉस आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में और गेन आ रहा है किस एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में गेन आ रहा है, जब वो किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ये बच्चों बेसिक कंसेप्ट था जो इस टॉपिक का है, जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उसके अंदर हमें सारी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट आप लोगों को मैंने रिफ़्रेश किया है कि ये बातें आपको थोड़ी सी दोबारा से रिवाइज़ करवा दूँ। अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा टॉपिक है। अब इसकी तरफ हम आते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टॉपिक में जिस चार्ज को आप लोगों ने मूव करवाना है वो टेस्ट चार्ज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आप लोगों ने जिस चार्ज को मूव करवाना है वो इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब बच्चों बातें ना बहुत ध्यान से सुननी है। इससे पहले जितने आइडियाज़ आप लोगों ने पढ़े हुए हैं वो आप लोगों ने सारे पॉजिटिव चार्ज के बारे में पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज नहीं है। यानी जो चार्ज आप लोगों ने प्लेट्स के दरमियान में प्लेस किया हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं, बल्कि वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। तब इसका बिहेवियर टोटली चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा वो ज़रा देखें। मुझे इस वक्त आप ये बताएं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा हुआ है तो इस वक्त ये इलेक्ट्रॉन खुद किस डायरेक्शन में या किस प्लेट की तरफ मूव कर सकता है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वक्त खुद जो है वो बी प्लेट की तरफ खुद मूव करके जा सकता है। यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में खुद मूव करके जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस बी प्लेट की तरफ लेकर जाने के लिए पहले हम क्या कह रहे थे, जब पॉजिटिव चार्ज होगा उसको ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ लेकर जाने के लिए उस पर वर्क डन करना पड़ेगा। यानी जब हम उसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करवा रहे थे, किधर अगेंस्ट द फील्ड मूव करवा रहे थे, तो आपको वर्क डन करना पड़ रहा था किस चार्ज पर, पॉजिटिव चार्ज पर। अभी आपको याद होगी बात। लेकिन ये ज़रा देखें, ये वाला जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ये अपवर्ड मूव कर रहा है, तो क्या इस पर हमें वर्क डन करने की ज़रूरत है? बिल्कुल वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस नेगेटिव को वो पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, और अट्रैक्शन की वजह से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है इस वक्त, वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन की है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। इसका मतलब कि इसको अपवर्ड मूव करवाने के लिए आपको वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस पर वर्क डन करने की कब ज़रूरत है, जब इस चार्ज को हम लोग किस डायरेक्शन मूव करवाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे। तो इस चार्ज पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए वर्क डन नहीं करना पड़ता, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से काइनेटिक वो खुद गेन कर जाएगा। लेकिन नीचे खुद नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे कौन सी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। तो इसको नीचे लाने के लिए हमें इस पर क्या करना पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। ज़रा फोर्स लगेगी, डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, तो हम बोलेंगे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो बच्चों अब याद रख लें बात कि नेगेटिव चार्ज का बिहेवियर
पॉजिटिव चार्ज के बिहेवियर के टोटली क्या होगा, अपोजिट होगा। जब ये वाला चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ऊपर खुद जा रहा है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे है, ये किधर जा रहा है, ऊपर खुद जा रहा है ना। खुद क्यों जा रहा है, अट्रैक्शन की वजह से। तो ये क्या गेन करेगा, काइनेटिक गेन करेगा। यानी नेगेटिव चार्ज जब किधर मूव करता है, अगेंस्ट द फील्ड मूव करेगा, तो क्या गेन करेगा, काइनेटिक गेन करेगा। अब मुझे बताओ, आप इसको बी से ए की तरफ लेकर आना चाह रहे हैं, यूँ नीचे लेकर आ रहे हो, यानी अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्या होगा, अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड आते हुए इस नेगेटिव को नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अब इसने इस डायरेक्शन में मूव नहीं करना। जब मूव नहीं करेंगे तो हमें इस पर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। मैं आपकी समरी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर पॉजिटिव चार्ज हो ना, तो पॉजिटिव चार्ज आप लोग याद रखें, मैं लिख देता हूँ अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब पॉजिटिव चार्ज अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था तो काइनेटिक गेन कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी। और जब वो अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा था। और जब हम इसको ऊपर लेकर जा रहे थे, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हुए, वो क्या गेन कर रहा था, पोटेंशियल गेन कर रहा था। यानी ये पॉजिटिव चार्ज के फीचर हैं कि अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड देखें ना, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मैं रखूँ अगर अब, तो ये खुद नीचे आएगा ना, तो खुद जब मूव करेगा तो वो क्या गेन करेगा, काइनेटिक। तो अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वो काइनेटिक गेन करता है, और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड खुद नहीं जा सकता तो क्या गेन करेगा, पोटेंशियल गेन करेगा। लेकिन अब अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज के लिए लिखूँ, नेगेटिव चार्ज लिख लूँ या इलेक्ट्रॉन लिख लूँ, बात तो एक ही है ना। इसका बिहेवियर अब बच्चे मुझे बताओ कि ये अगर अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, जिस तरह इस वक्त ये हम इसको नीचे लेकर आना चाह रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अगर इसको अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आना चाह रहे हैं, ये इन प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। अगर इसको हम अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आना चाह रहे हैं तो क्या ये खुद आएगा, इसको तो नेगेटिव प्लेट क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। तो जब रिपेल कर रही है तो हमें इस पर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है ना बात। जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इसके अंदर चेंज इन पोटेंशियल या चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हुए क्या गेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। यानी ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हुए क्या गेन करेगा, पोटेंशियल गेन करेगा। अब अगर इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मैं फ्री कर दूँ तो खुद बी प्लेट की तरफ जाएगा ना। क्यों जाएगा कि इस पॉजिटिव को नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब किधर मूव कर रहा है, इस फील्ड के किधर मूव कर रहा है, अगेंस्ट। तो अट्रैक्शन की वजह से क्या गेन करेगा, काइनेटिक गेन करेगा। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हुए इसने क्या करनी है, काइनेटिक गेन करनी है। तो ये बच्चों आपको आइडिया हो गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का बिहेवियर एक दूसरे के अपोजिट होता है। इस कंसेप्ट को आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के अंदर कभी मिक्स नहीं कर देना, ध्यान से पढ़ लेना है कि पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है या नेगेटिव चार्ज की। अब अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि वो कहता है कि एक चार्ज अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है तो वो कौन सी एनर्जी गेन करेगा, तो जनरली जब हम लोगों ने आंसर करना हो तो हम हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से आंसर करते हैं। नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज का आंसर करना एक स्पेशल केस है, क्योंकि हम किसी भी फील्ड को जब स्टडी कर रहे होते हैं तो हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही अज्यूम करते हैं। तो अगर एमसीक्यू की स्टेटमेंट के अंदर ये बात मेंशन ना हो कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फिर आप लोगों ने किससे आंसर करना है, पॉजिटिव चार्ज से आंसर करेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव मेंशन हो तो वो स्पेशल केस होगा, फिर आपको पता है आंसर सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चलिए ठीक हो गया, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वाला इलेक्ट्रॉन है अपवर्ड तो खुद मूव कर रहा है, इसको नीचे लाने के लिए हमें इस पर वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन बी प्लेट से ए प्लेट की तरफ आ रहा होगा, किधर आ रहा होगा, अलॉन्ग दी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो खुद नहीं आ सकता। हम इस पर जितना वर्क डन करेंगे वो वर्क डन इसके अंदर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और उसका फॉर्मूला क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी होता है। यहाँ पर अगर हम क्यू नॉट की जगह इलेक्ट्रॉन की मैग्नीट्यूड लिख दें तो इसको हम ई नॉट इंटू क्या कह सकते हैं, डेल्टा वी भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस अभी तक हम लोगों ने डेल्टा वी अज्यूम किया हुआ है। अब हमें पता है कि जब ये वाला चार्ज जो है इस प्लेट ए तक आ गया, अब ए से बी तक तो ये खुद जा सकता है ना, क्योंकि इस ए पर अगर आ गया है तो इसको पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी। जब हम इसको यहाँ से फ्री करेंगे तो खुद ऊपर मूव करेगा। तो ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन की बजाय अब मुझे वर्ड क्या लिखना चाहिए, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन का व्यू भी कह सकते हैं फ्रॉम प्लेट ए टू बी। तो प्लेट ए से बी तक आते हुए
यानी उसने बी से ए तक आते हुए क्या गेन की है, पोटेंशियल गेन की है। अब ए से अगर वो बी तक जा रहा होगा तो खुद जाएगा, तो क्या होगा, वो क्या गेन करेगा, काइनेटिक गेन करेगा। तो किस में लॉस आएगा, पोटेंशियल में क्या आएगा, लॉस आ रहा होगा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ जाते हुए जो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो काइनेटिक तो गेन कर रहा है क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन उसकी जो पोटेंशियल है उसमें क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। अब जो हम समराइज़ करते हैं अपनी सारी बात को, अब हमें ये आइडिया हो गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब मूव करेगा ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ तो ये काइनेटिक गेन कर रहा है और पोटेंशियल में लॉस कर रहा है। अब अगर हम ये बात करें कि अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में, जिन प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए, यानी अगर हम अज्यूम कर लें कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना 1 वोल्ट हो, और अभी हम ये भी कह चुके हैं कि जितना लॉस इन पोटेंशियल आया है वो गेन इन काइनेटिक है, तो गेन इन काइनेटिक है, यहाँ से अगर हम फार्मूला बना लें तो गेन इन काइनेटिक किसकी इक्वल हो जाएगा, ई इंटू कौन सा हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा। इक्वलिटी है तो वही पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पुट कर दी कि डेल्टा के इक्वल टू ई इंटू वी। और अब हम लोगों ने क्या असम्पशन की है, हमें ये तो आइडिया हो गया है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ई इंटू डेल्टा वी हो गया। अब जो हम ये कह रहे हैं कि अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तो इस डेल्टा वी की जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 वोल्ट लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, ई वी की इक्वल हो जाएगा। और इसी वी को, ई वी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज़ है, अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो अब बच्चों इसको यूँ डिफ़ाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, एक तो ये चीज़ याद रखें कि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट ऑफ एनर्जी है, जस्ट लाइक जूल्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो जस्ट लाइक जूल्स यूनिट ऑफ एनर्जी है, जूल भी यूनिट ऑफ एनर्जी है, ये भी यूनिट ऑफ एनर्जी है। और दूसरी बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है, बल्कि स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी कहने ज़्यादा बेहतर, स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी है एंड यूज्ड एट सब एटॉमिक लेवल, यूज्ड एट सब एटॉमिक लेवल्स। सब एटॉमिक लेवल यूज़ होने का क्या मतलब है, देखिए ये एनर्जी की बहुत स्मॉलर यूनिट है, और ये स्मॉलर यूनिट हम तब यूज़ करते हैं, सब एटॉमिक लेवल का मतलब है जब हम इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हों, प्रोटॉन मूव कर रहे हों, अल्फ़ा पार्टिकल मूव कर रहे हों, बीटा पार्टिकल मूव कर रहे हों, तो उन पार्टिकल्स की जो एनर्जीज़ होती हैं उनको स्टडी जो है हम जूल्स में नहीं करते, क्योंकि जूल्स काफ़ी बिगर यूनिट है। तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एनर्जी को स्टडी करने के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं। दोबारा बात सुने, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल ही रहेगी, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल ही रहेगी। लेकिन अगर आपका ये एमसीक्यू आ जाए ना कि टू स्टडी द एनर्जी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी जो सब एटॉमिक लेवल पे एनर्जी को स्टडी करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं, तो एनर्जी की सब एटॉमिक लेवल पे जो यूनिट यूज़ होती है वो जूल की बजाय हम क्या यूज़, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इंट्रोडक्शन ये है कि ये यूनिट ऑफ क्या है, एनर्जी है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ जो आप बोर्ड में लिखेंगे। देखें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव जब कर रहा है प्लेट ए से बी तक, और अगर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन ए से बी तक मूव कर रहे हैं और दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट हो जाए, तो हमें पता है कि ए से बी तक जाते हुए ये इसकी किस में लॉस आएगा, पोटेंशियल में लॉस आएगा और काइनेटिक में गेन आएगा। तो हम ये कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन, ऊपर जाते हुए क्या गेन कर रहा है, काइनेटिक गेन कर रहा है और पोटेंशियल में लॉस कर रहा है, तो दोनों गेन और लॉस आपस में बराबर है। तो मैं कह रहा हूँ द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, या यू कैन से व्हेन इट डिस्प्लेस थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, कि जब इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से डिस्प्लेस होता है तो जितनी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करेगा या वो क्या करेगा, लॉस करेगा, दैट इज़ इक्वल टू होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होगी। और हमें पता है कि ए से बी तक जाते हुए वो क्या गेन कर रहा है, काइनेटिक गेन कर रहा है और पोटेंशियल लॉस कर रहा है। और वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको कब बोलेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हो जो मूव करे और उन दोनों पॉइंट्स जिनके दरमियान में मूव कर रहा हो उनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट हो, 1 वोल्ट हो। तब हम लिख लेते हैं कि बोर्ड में अगर ये आ जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफ़ाइन करें तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरह लिखेंगे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन। ये दो डिफरेंट वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ए से बी तक जाते हुए क्या गेन हो रही है, काइनेटिक गेन हो रही है, तो पोटेंशियल में लॉस भी तो आ रहा है ना। तो वो एनर्जी एक्वायर भी हो सकती है और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट डिस्प्लेस थ्रू अक्रॉस 2 पॉइंट्स, जब वो कोई से 2 पॉइंट्स के दरम्यान में मूव करे, बिटवीन विच पी डॉट डी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, बिटवीन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 1 वोल्ट। कि अगर इलेक्ट्रॉन दो ऐसे पॉइंट्स के दरम्यान में मूव करता है, जिस तरह यहाँ पर हम लोगों ने ए और बी लिए में, जिनके दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो जितनी वो एनर्जी गेन या लॉस करेगा दैट इज़ इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब बोर्ड में इसको कैसे लिखना है, वो तो यार एक्सप्लेनेशन थी जो आपकी थोड़ी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं बात कर रहा था। बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद अब ये वाली बात लिखें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी है, एंड दिस यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड एट सब एटॉमिक लेवल, और ये सब एटॉमिक लेवल पे यूज़ करते हैं। जूल भी एनर्जी की यूनिट है, ये भी एनर्जी की यूनिट है, लेकिन जूल बिगर यूनिट है, आपको बताया है, ये स्मॉलर यूनिट है, तो सब एटॉमिक लेवल पे हम इसी को यूज़ करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने कैलकुलेशन हेडिंग दे दें, ये डायग्राम स्केच कर दें साथ में, कैलकुलेशन हेडिंग देकर आप उस ये फार्मूला लिखें, और अब ये बात करें कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को बी से ए प्लेट तक लेकर आ रहे हैं, जो मैंने डिस्कशन की है, फ्रॉम बी टू ए अगर आप इसको लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो ख़ुद तो नहीं आएगा रिपल्शन की वजह से, तो आप यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम बी टू ए, हम इस इलेक्ट्रॉन पर जो वर्क डन करेंगे बी से ए तक आते हुए, वो डेल्टा यू की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की यहाँ मैग्नीट्यूड लिखी है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि फिर आपको माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। चार्ज की मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि हम उसका प्लस या माइनस का साइन शो नहीं करते। ये वाला फार्मूला आपको समझ आ चुका है, ये तो पुराना फार्मूला है ना, क्यू नॉट डेल्टा वी। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, हमें पता है ए से बी तक तो खुद जाएगा, तो ए से बी तक जाते हुए इसकी किस में लॉस आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन होगी ना ऊपर जाते हुए इलेक्ट्रॉन को, तो बार बार बता रहा हूँ काइनेटिक गेन करेगा और पोटेंशियल में लॉस आएगा। उसके बाद आप लोगों ने इसको डेल्टा के ही लिख दिया, और लॉस इन पोटेंशियल कितना होगा, ई इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाएंगे, फिर आप लोगों ने बात की कि जिन 2 पॉइंट्स के दरम्यान में मूव कर रहा है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। अब मैं आगे लिखता हूँ। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है, तो डेल्टा के ही आपके पास आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अच्छा इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई किस पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू -19 कूलम, यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू -19 कूलम, और V जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम 1V लिख सकते हैं। V स्टैंड फॉर वोल्ट, तो 1 वोल्ट हम इसको लिख सकते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से जो बनेगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, 1.6 इंटू -19, और साथ में आ जाएगा कूलम इंटू वोल्ट, CV हो गया ना। अब ये जो बच्चों कूलम इंटू वोल्ट होता है ना, कूलम चार्ज की यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में, तो इन दोनों यूनिट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल की इक्वल होंगी, यानी इन दोनों यूनिट्स को हम जूल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन दोनों की जगह पर अब आप लोगों ने जूल लिख देना है। देखिए अब ये क्या बन जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू -19 जूल। ये हम प्रूव भी कर लेंगे इसको बाद में कि कूलम इंटू वोल्ट जूल की इक्वल कैसे होता है। अभी बस आप इसको याद रख लें। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू -19 जूल। बोर्ड में ये 2 तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ये आ सकते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप लिख देंगे। दूसरा यूँ आ सकता है कि आप प्रूव करें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू दिस, यानी इसका प्रूव आ सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू दिस 1.6 इंटू -19 जूल। तो बहुत आसान सा प्रूव है, आपको आइडिया हो चुका है इसका। इसका एक और प्रूव भी आ सकता है, अगर मैं 1 जूल को बच्चे उसी साइड पर रहने दूँ, 1 जूल उसी साइड पर रहे, तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 1.6 इंटू -19, सिर्फ नंबर इधर आ गया ना। अब हम जूल, क्योंकि हमें ये तो पता है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है, जूल की भी एनर्जी की यूनिट है, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल की फॉर्म में एक्सप्रेस की है। अब अगर हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों ने MCQ के लिए भी इसको याद रखना है कि 1 जूल इक्वल टू बन जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी आपका प्रूव आ सकता है कि प्रूव करें 1 जूल किसकी इक्वल होता है। तो 1 जूल के लिए आप लोगों ने याद रखना है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा।
पूरी बुक में चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल हों, चैप्टर नंबर 12 के हों, या एंड वाले जो चैप्टर हैं आपके लास्ट 2 चैप्टर जो हैं, उन सारों में हम बार बार हमें जो एनर्जीज़ गिवन होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होगी, और जब हम लोगों ने फार्मूला लगाना होगा तो उन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को आप लोगों ने जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चन में जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों ने ये रिलेशन याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × -19 जूल के इक्वल होते हैं, और 1 जूल का रिलेशनशिप भी आप लोगों ने याद रखना है। इससे मिलती जुलती एक और बात भी है, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 1 कूलम चार्ज होता है ना, जब हम कहते हैं किसी जगह से 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है तो 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज़ मिलती जुलती, इसलिए मैंने इकट्ठी लिख दी हैं। तो अगर आपसे पूछे ना 1 कूलम चार्ज होता है, हम कहते हैं इस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है, तो 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या होता है कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उस बॉडी ने गेन किए हुए या लॉस किए हुए हैं। डिपेंड करता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, अगर नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया हुआ है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। तो 1 कूलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नंबर सिर्फ सेम है इसलिए मैंने इकट्ठा लिख दी है। अच्छा बच्चों, आखिरी बात ये है कि अभी हम लोगों ने बात की थी कि ये स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी है और सब एटॉमिक लेवल पे यूज़ करते हैं। तो इसकी जो यूनिट्स यूज़ होती हैं ना, ज़्यादातर जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को लिख रहे होते हैं तो इसको मल्टीपल की फॉर्म में लिखते हैं। मल्टीपल का मतलब ये है कि यूजली इसकी यूनिट यूज़ होती है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखी जाती है। देखिए मेगा किसी चीज़ की यूनिट तो नहीं है, मेगा तो एक प्रीफिक्स है ना, ठीक है, ये यूनिट्स नहीं होती। तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की यूनिट को थोड़ा बड़ा करके शो करने के लिए इसके साथ बड़े प्रीफिक्सेस लगा देते हैं। जिस तरह 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये किसकी इक्वल होगा? 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसी तरह 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गीगा भी प्रीफिक्स है, इससे यूनिट नहीं चेंज हो जाती, बस उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इक्वल होगा? 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होगा। तो बस ये चंद चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि ये क्योंकि स्मॉलर यूनिट थी इसलिए हम इसके साथ प्रीफिक्स लगाकर इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें याद है 10⁻6 को कहते हैं, और गीगा का मतलब 10⁻9 की इक्वल होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।